हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, इसका बेस, और उसके बाद इस पर हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो ध्यान से मेरी बात को समझिए और आपको चैप्टर बहुत बड़े तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे किसके ऊपर, मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में क्या फर्क है। मैट्रिसेस वर्ड जो यहाँ पर यूज कर रखा है वो होता है एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स के लिए, यानी एक से ज्यादा मैट्रिक्स के लिए। हम जब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि मैट्रिक्स का मतलब होता है एक सिंगल अरेंजमेंट, यानी कि जब हम एक की बात करते हैं और जब हमने एक के अलावा दूसरा अरेंजमेंट किया तो उसी से स्टार्ट हो जाता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस एक से ज्यादा अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इसको मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जब मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या बताते हैं, हम कहते हैं कि मैट्रिक्स बच्चों एक प्रकार का अरेंजमेंट है। किसका? ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट का और नंबर्स का। तो मैथ्स में तो हम किसकी बात करेंगे, मैथ में तो मैथमेटिक्स के अंदर तो हम नंबर्स की बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देके बताता हूं ताकि आपको चीजें बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक अलमीरा है, ठीक है, और इस अलमीरा में हमारे पास बच्चों क्या बने हैं, रैक बने हैं। ये देखो, है ना, यहाँ पे रैक बने हैं। और हम क्या करते हैं, इस अलमीरा में अपने कपड़ों को रखते हैं, यानी कपड़े मतलब ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू समझा रहा हूं। अभी हम नंबर्स पे डील करेंगे। सेम ऑब्जेक्ट को हटा के नंबर लगा देंगे। तो बच्चों जब आपको बोलूं कि आप इन ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हो, तो आपने एक यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां, यहां, ऐसा करके इन सब रैकों में रख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा या इस ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने यहां पर देखा कि इस अलमीरा के अंदर हम यहां पर देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो हॉरिजॉन्टल है, और ये कौन सी है, वर्टिकल है। ऐसा तो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म आपको दिख रही है इनको बच्चों हम रो कहते हैं। तो कितनी रो है, एक, ये पूरी, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार। तो अगर हम कहें कि इस अरेंजमेंट में जो कि हमने इस अलमीरा में रो बताए, तो रो कितने बच्चों, चार है, और कॉलम होते हैं वर्टिकली ऐसे। तो इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, कितने कॉलम है, वन और टू। तो याद रखना कि जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ये कर रहा हूं कि जब हम ऑब्जेक्ट को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, किसमें बच्चों, रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, इसी को हम, इसी प्रोसेस को या इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपने एक अरेंजमेंट यहां किया और मान लो दूसरा अरेंजमेंट यहां किया। अब यहां अगर देखो तो ये आपके पास ये, तो यहाँ पर रो कितनी है, वन, टू और थ्री, और कॉलम यहाँ वन और टू है। तो यहाँ पर अगर बात करें कितनी रो थी, चार, और यहाँ पर रो कितनी है, तीन, कॉलम दोनों के सेम से। तो एक अरेंजमेंट ये है, एक अरेंजमेंट ये है। तो जब एक से ज्यादा अरेंजमेंट करते हैं तो इसी को हम नाम देते हैं मैट्रिसेस का, और एक के लिए यूज करते हैं बच्चों मैट्रिक्स। तो पूरी बात क्लियर हुई, क्या बताया, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आपका एक प्रकार का अरेंजमेंट है, किसका, ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, एलिमेंट्स या फिर नंबर्स का, ठीक है। और जब हम इनका अरेंजमेंट किसमें करते हैं, रो और कॉलम में करते हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और जब एक से ज्यादा अरेंजमेंट करते हैं तो इसी को हम नाम देते हैं मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस मतलब एक से ज्यादा अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं। कितना क्लियर है। अब बच्चों जो रो आपके पास है, इन रो को हम डिनोट करते हैं एम से, यानी कि इस वाले में एम कितने हैं, फोर, और इस वाले में एम कितने हैं, थ्री। ये आपके क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ रो बताते हैं किसी अरेंजमेंट के अंदर। और कॉलम की जब बच्चों बात करते हैं तो यहाँ कॉलम कितनी है, वन और टू। तो कॉलम कितने बच्चों, दो है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ये पूछे कि इस पूरे अरेंजमेंट यानी इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो और कितने कॉलम है, तो उसको बताने का तरीका होता है ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में। ऑर्डर माने कि m बाई n, m बाई n मतलब इतने बाई इतने, ठीक है। बोलते ना कितनी बार कि इतने बाई इतने, मतलब क्या है कि इसके अंदर चार रो है और दो कॉलम है, तो इसी को हम बोलते हैं जो 4
2x2 लिखा, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इतनी बात पूरी क्लियर हो गई? आया समझ में? मैंने क्या बताया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं। रो को किससे दिखाते हैं बच्चों? m से। कॉलम को किससे दिखाते हैं बच्चों? n से। ठीक है, इतना क्लियर है? अब बच्चों अगली चीज को समझने का प्रयास करो। अब मैंने बताया कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी रो में रखोगे या किसी भी रो में रखते हो, जैसे मान लो आपने फर्स्ट यहाँ पे रखा, तो आपने ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखा तो ये पहला रो है, इसकी पोजीशन देखो, यहाँ पे पहले रो में है, फर्स्ट रो में है और पहले कॉलम में है। तो इसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं किससे? ए, आई और जे। ए मतलब क्या है? एलिमेंट, जो मैंने बताया, या कोई भी नंबर है। आई मतलब है कि उस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ, रो में कहाँ है और कॉलम में कहाँ है। तो क्या इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ A11? तो हमने क्या कहा? पहला रो पहला कॉलम। इसी प्रकार इसका बताओ, तो आप बोलोगे इसका तो पहला रो है, फर्स्ट रो है, और कॉलम बच्चों क्या है? 2 है, तो इसको लिखेंगे A12। इसी प्रकार से इस वाले का बताओ A21, यानी कि सेकंड रो देखो, है ना, पहली रो सेकंड रो, और कॉलम कौन सा बच्चों? फर्स्ट है। इसी पर इसके बताओ तो आप A2 मतलब क्या? सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी प्रकार इसका बताइए, आपको पता है, बोलिए। थर्ड रो, बहुत बढ़िया, थर्ड रो है बेटा, और कॉलम कौन सा? पहला है। इसका बोलो थर्ड रो तो तीसरी है, 1 2 3, और कॉलम कौन सा? 1 और 2, यानी कि 3 2 आ गया। इसी प्रकार इसका बताइए, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम और फोर्थ रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आपको ये तो मैंने बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है किसी अरेंजमेंट के अंदर या किसी मैट्रिक्स के अंदर, टोटल नंबर ऑफ रो को m से दिखाते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम को n से दिखाते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि उस ऑब्जेक्ट या उस एलिमेंट या उस नंबर की पोजीशन उस अरेंजमेंट में या उस मैट्रिक्स में, उसके लिए हम i और j का इस्तेमाल करते हैं। i मतलब होता ith पोजीशन, मतलब कि किसी रो में उसकी पोजीशन बताओ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कि वो कहाँ रखा गया है। तो जैसे यहाँ बताया मैंने कि फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में रखा गया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके लिए क्या यूज किया मैंने? A11। ऐसे यहाँ देखो, इसका देखो, अगर हम पूछूंगा इस मैट्रिक्स का पूरा ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर आप क्या बोलोगे? टोटल रो 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है? 3 तो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या है हमारे पास? रो है। कॉलम बोलो 1 2, तो इसका कॉलम कितना है? 2, और ऑर्डर कैसे बताते हैं? m/n, यानी कि 3/2 है। पर अगर मैं पूछूंगा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, मान लो यहाँ पे, पोजीशन बताओ इसकी, तो पोजीशन के लिए क्या होगा? इसको नाम कह देंगे। तो बता कि ये वाला आपका फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा बच्चों? दूसरा कॉलम है। अच्छा, यहाँ की बताओ, तो आप बोलोगे ये वाला क्या है आपके पास? रो 1 2 3, तो थर्ड तो रो में है और कॉलम कौन सा बच्चों? सेकंड में, तो A32 होगा। पूरा क्लियर है? तो आओ इसको डेफिनेशन के साथ बच्चों हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन आप देखिए, डेफिनेशन में क्या है आपके पास? जो आपको दिया है, जो मैंने बताया पूरा वही लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? A set of m नंबर्स, मतलब वही है, m मतलब रो, n मतलब कॉलम। अब यहाँ मैंने कहा ना, मैथमेटिक्स में नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स में आप रियल भी रख सकते हो और कॉम्प्लेक्स भी रख सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन, दोनों को जोड़ के जो बनता है क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे 2 + 3 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें रियल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बच्चों? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, किसमें? रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब क्या होते हैं? जैसे रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है ना, ऐसे यहाँ पर रो और कॉलम है। एरे मतलब अरेंजमेंट्स है, क्योंकि आप मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एरे यूज कर रखा है। इसमें क्या होता है? m रो और n कॉलम्स होते हैं, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और जो m/n अभी मैंने बताया ना आपको, m/n क्या होता है? ये ऑर्डर होता है किसका? मैट्रिक्स का। और ये जो मैंने लिखी बच्चों क्या है? पोजीशन है, जो 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से इसमें जितने भी है, पहले में तो 1 ही आएगा, रो तो आपका क्या है बच्चों? जो आपका रो है वो तो पहला ही है, पर कॉलम कौन सा ही नहीं पता, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसलिए n लिखा गया है। यहाँ पर जो इसमें क्या लिखेंगे? A21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये लिखेंगे A2n। इसी प्रकार से इसमें कितनी रो है हमें नहीं पता, तो
हम सबके लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर m रो लिखा है और कॉलम फर्स्ट है, तो ये पूरा किसके लिए mn यानी कि यूज कर रखा है ऐसा, ये ध्यान देना। और इसकी जगह पर मैंने आपको बताया था हम aij इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम, और हॉरिजॉन्टल वालों को रो कहते हैं, ठीक है। और अगर हम पूछे कितने रो कितने कॉलम है, तो आप ऑर्डर बताओगे m/n है। कितने बच्चों, m/n, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। इतना क्लियर है। अच्छा, मैट्रिक्स को सिंपल लैंग्वेज में यानी सिंपल भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे दिखाते हैं, तो ये दिखा रखा है। ये है मैट्रिक्स का साइन, अलग अलग होते हैं, आप ये भी लगा सकते हो, आप चाहो तो, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, ये aij, अभी हम इसका जिक्र करेंगे, और यहाँ m/n ऑर्डर भी लिखा था साथ में, ठीक है, m/n, या फिर और भी हो सकता है, ऐसे भी लिखते हैं, ये aij है ना, अभी दिखाएंगे, ऐसा ये यूज करते हैं। मतलब ये मैट्रिक्स को हम सिंपल फॉर्म में यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, यानी कि ये है, ये है, ये है, पर एनसीईआरटी में खाली ये तरीका है, ठीक है। ये वाला जो दिखा रखा है, ये वाला जो ब्रैकेट आपके पास है, ये यूज करते हैं, ठीक। आई बच्चों जो मैंने लिखा है, आई और जे अच्छे से पता है, पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ कॉलम है, ठीक है। और यहाँ जो बोल रखा है क्या क्या आपके पास है, कि जो आप ये A11 A12 ये क्या है, ये सब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। क्या बच्चों, एलिमेंट, जिसको आप नंबर भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। इतना क्लियर है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम किससे दिखाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर अगर आप किसी एलिमेंट की पोजीशन को बताना चाहते हो, तो उसके लिए आई और जे यानी कि किस रो में है, किस कॉलम में है, ये हम दिखाते हैं, ठीक है। इतना पूरा क्लियर है बढ़िया से। यहाँ दिख भी रहा है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसे दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। तो और मैंने क्या बताया कि जो आपके पास नंबर से सारे सारे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये जो रखे हुए इन्हें मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, तो जो अगले पॉइंट की तरफ चले बच्चों, तो अगला क्या है आपके पास, अगला आपका आता है नेक्स्ट आता है एक एग्जांपल। ये है, देखो आपको दिख रहा है, ये पीछे वैसे मैं दे चुका हूं, पर यहाँ एक बार रिपीट कर ले दोबारा से। आप मुझे बताइए फटाक से, इस मैट्रिक्स में अगर मैं कहूँ 5 की पोजीशन बताओ, फिफ्थ वाले की बताओ जल्दी से, फिफ्थ वाले की पोजीशन क्या लिखोगे। हाँ गुड, सही कह रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या है बच्चों, बिल्कुल सही। क्या है, इसकी पोजीशन आपको दिख रही है, ये आपका फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में है, तो ये क्या होगा बच्चों, A12। चलो एक और बता दो, 6 की पोजीशन बताओ फटाफट जल्दी से, 6 की जल्दी, हाँ जल्दी, ठीक है बिल्कुल, ठीक है, आयुष भारद्वाज, हाँ बिल्कुल सही है। क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले की पोजीशन देखिए, तो ये आपके पास क्या है कि ये आपका सेकंड रो है, देखो पहला रो सेकंड रो, और कॉलम कौन सा बच्चों, 1 2 3, तो ये आपकी पोजीशन बोलो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये आपका A23 होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा था अगला सवाल क्या, ये तो हमने बताया पोजीशन, इसमें बताइए कितने रो है और कितने कॉलम है, तो आप बताएंगे रो कितने बच्चों, 2, ये देखो 2 है, कॉलम कितने बच्चों, 1 2 3, 3 कॉलम है। ये ऑर्डर बोलो, तो रो और कॉलम का यानी कि 2/3, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये सब की पोजीशन यहाँ लिखी है, वैसे मैंने ये देखो नीचे लिख भी रखा है, मैंने यहाँ पर बता भी रखा है। 823 की पोजीशन लिखी नहीं है, तो 823 की पोजीशन कितनी बच्चों, 6, यानी कि ये 6 पोजीशन, 6 जो है वो 823 है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने बताया था अभी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, ये दिखा रखा है। और यहाँ लिखा रखा है, अ मैट्रिक्स इज एसेंशियली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैज नो वैल्यू, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है, किसका बच्चों, एलिमेंट्स का, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अभी हम एक शब्द और पढ़ेंगे, अगला एक चैप्टर हमारा आएगा जिसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट, वहां पर डिटर्मिनेंट में हम बात करेंगे वैल्यू के बारे में, ठीक है। आगे की तरफ हम चलेंगे। अब यहाँ एक शब्द और है, देखो कि द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। मैंने बताया ना कि मैट्रिक्स जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, एक ही वर्ड, यानी कि सिंगुलर मतलब क्या है बच्चों, कि जब एक अरेंजमेंट की बात करोगे तो मैट्रिक्स इस्तेमाल करोगे, और जब एक से ज्यादा आएगा तो उसको आप मैट्रिसेस कहोगे, ठीक है। आराम से बेसिक से बता रहा हूं, जिस बच्चे को डाउट हो तुरंत वो अपना बोले, ठीक है। आगे बच्चों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे कहूं कि आपके पास, मान लो है ना, यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक सवाल पूछूं, आपके पास 12 एलिमेंट है,
ठीक है, 12 एलिमेंट्स है और आप मुझे बताइए कि उस 12 एलिमेंट्स में आपके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। मतलब समझ रहे हो क्या मतलब, मैं बोल रहा हूं कि आपके पास आप इन 12 एलिमेंट को इसमें अरेंज कैसे कैसे कर सकते हो। एक तरीका क्या है कि मैं सबको यहीं पर रख दूं, एक तरीका है कि सबको यहीं पर रख दूं, यानी सबको रो में रख दूं 12 के 12। एक तरीका है कि सबको मैं कॉलम में रख दूं 12 के 12, है ना। तो अगर मैं जब सबको एक ही साथ रो में रखूंगा तो रो तो एक होगी, रो तो कितनी होगी बच्चों 1, और कॉलम कितने होंगे, ऐसे 12 कॉलम होंगे। और अगर मैं सबको कॉलम में रख दूं तो कॉलम कितना होगा 1, पर रो कितने थे 1 2 3 4, ऐसे कितने रखोगे 12 रखोगे, तो यहाँ पे क्या होंगे 12 रो होंगे पर कॉलम एक ही होगा। या फिर हो सकता है कि एक में मैं 6 रखूं और एक में क्या रखूं मैं 6 रखूं, 6 और 6, यानी कि रो 2 बनेंगी और ये आपका है। और हो एक तरीका ये हो सकता है क्या कि 6 कॉलम हो सकते हैं और सब में मैं क्या रखूं 6 कॉलम दे दूं, है ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया 6 कॉलम है इस वाले में बताया, और रो कितनी 2 थी। एक तरह क्या हो सकता है 6 रो और 2 कॉलम, मतलब यहाँ यानी क्या हुआ कि हम इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे आप देखिए कि हम 6 रो बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और सब में कितना रख सकते हैं 2 यहाँ, यानी ये देखो तो सब में कितने होंगे 6 यहाँ आएंगे 6 यहाँ आएंगे तो पूरे 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक में हम क्या रख सकते हैं 3 रो में 4 4 रख सकते हैं, इसी प्रकार से 4 रो में 3 3 रख सकते हैं, और इसी प्रकार से हम चाहे तो और क्या कर सकते हैं बताओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो 5 5 5 से रखेंगे नहीं 2 बच जाएंगे, है ना, तो ऐसे रख नहीं सकते। तो इस बात को ध्यान देना कि जब भी आपसे ऑर्डर के बारे में आए तो आसान तरीके से आप कैसे बता सकते हो। आसान तरीका ये है बच्चों कि आप 12 की टेबल में 1 से स्टार्ट करो, पूरा पूरा फैक्टर आना चाहिए। जैसे 1 की टेबल में 12 कितने पे आता है तो आपको पता है 12 पे आता है, 2 की टेबल पे कितने पे आता है 6 पे आता है, 3 पे कितने पे आता है 4 पे आता है, 5 पे 12 नहीं आता, 6 पे आता है, 7 8 9 10 पे 12 पे आता है। बस ऐसे चेक करना है, सिंपल तरीका ये है, ठीक है। अच्छा अगला अगर पूछेंगे 7 एलिमेंट है तो 7 के फैक्टर बने देखेंगे, 1 टेबल पे 7 7 पे आता है, 2 पे नहीं आता, 3 पे नहीं आता, 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे आता है, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपके पास एक प्राइम नंबर आए, कौन सा नंबर बच्चों, जब भी आपके पास एक प्राइम नंबर आए तो प्राइम नंबर में हमेशा इस बात को याद रखना कि आपके पास 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे इसका एक 1/7 और दूसरा बच्चों क्या है 7/1, ठीक है। तो क्या देखना है, जब भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे तो आप एक की टेबल से स्टार्ट करो और चेक करो किस किस की टेबल में वो आते हैं, उतने उसके ऑर्डर होंगे। और उसका जो मैंने तरीका बता दिया मेन प्रैक्टिकली मैंने समझाया कैसे हम अरेंज करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दे 2/3 है और आप उसको बोले कि इस में आपको एक 2/3 की मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है कि आपको बनाना है, जबकि उसके एलिमेंट के बीच में जो हम रख रहे थे ना आई यानी ए आई जे, यानी जो पोजीशन के बीच में रिलेशन है किसका रो और कॉलम के बीच में जो रिलेशन है वो आपको दिया है, तो आप कैसे निकालोगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये मैट्रिक्स ए है और इसमें कितने हैं 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो, तो इसका पहला होगा 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, 3 कॉलम है ना इसमें, और 2 रो है, 2 रो है तो एक ये आएगा 2 2 2 ये। तो आप क्या करेंगे बच्चों, तो ऑर्डर क्या था 2/3 था, तो हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो आपको देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे ए 1 1 है तो इसका आई की जगह पर 1 और जे की जगह 1, जो जहां आई है वहां 1, जहां जे है वहां 1, इसमें रखना है। क्या है बच्चों 1/2, ये आपको दिखा, तो जहां पे आपका आई है वहां क्या रखना है बच्चों 1, माइनस जहां पे बच्चों जे है वहां भी रखना है 1 और मोड लगाना है 1/2, 2 1 जा 2 माइनस का 3 मोड, यहाँ आएगा 1/2 मोड के अंदर -1, तो माइनस से मोड हटेगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इसका जो इसका a11 है यहाँ पर हम 1 क्या रखेंगे 1/2 रख देंगे, है ना, आया समझ में। इसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्या है बच्चों सेकंड वाला फिर क्या है a12 सॉरी, ये है ना a12, कोई भी निकाल सकते हैं, यहाँ रखना है आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे, तो हाफ है मोड में आई की जगह क्या रखा बच्चों 1 और जे की जगह रखा बच्चों 2 आई जे।
1/2, 2 वन जा 2 माइनस का 6, कितना आएगा बच्चों -4, मोड हटेगा तो 4/2 आएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सेम 1/3 निकाल सकते हैं। 1/2 मोड में आई की जगह रखेंगे 1 तो 2 वन जा 2 आएगा, और यहाँ अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों 9 आएगा, तो -7, तो आंसर आएगा 7/2। तो आप इसी प्रकार से A11, A12, A13 में निकाला, आप ऐसे क्या निकालो 21, 22, 23, और इन सबको कहाँ रख दो, इसी मैट्रिक्स में A1 की जगह पर हम हाफ रख देंगे, A12 की जगह पर हम रखेंगे 2, और A13 की जगह रखेंगे बच्चों 7/2, और आप ये निकाल के यहाँ रख दो और आपकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। आया समझ में? समझ में आया तो ये पूरा करके फिर आप ये वाला भी करके बताइए, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला बच्चों आपका आता है, अब आपने देखा कि मैट्रिक्स में ऑर्डर भी है, यानी कि जो ऑर्डर है यानी कि रो और कॉलम है, उस हिसाब से हमने मैट्रिक्स के टाइप बनाए, और उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको भी देखते हुए हमने क्या किया, मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन किया। क्या बताया मैंने कि मैट्रिक्स का ऑर्डर और उसमें आने वाले एलिमेंट्स के बेस पे हमने मैट्रिक्स के टाइप बनाए। तो कितने टाइप्स हुए? तो पहला हम टाइप की बात करते हैं, पहला आपका था फर्स्ट बच्चों जो हम स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि सभी एलिमेंट को रो में रख देते हैं, यानी कि ये भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, वो मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रो मैट्रिक्स। सबका एग्जांपल दे रखा, बिल्कुल निश्चिंत रहेगी। तो एग्जांपल देखो, सबको हमने कहा रखा बच्चों, आपको देखो रो में रखा सारे एलिमेंट, तो इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कह रखा है। इसका ऑर्डर हम देखें बच्चों तो क्या है, आपको तो एक रो है 3 कॉलम है, तो आएगा 1/3, यहाँ नीचे लिखा भी वैसे मैंने। और इसकी खासियत क्या है, इसका m हमेशा 1 रहेगा, ये m हमेशा 1। कॉलम में क्या होगा, इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स में हम देखें तो आपको पता है क्या कि इसके सभी एलिमेंट, सॉरी गलत कर रखा है यहाँ पे, इसके सभी एलिमेंट होंगे बच्चों कहाँ रखे जाएंगे, कॉलम के अंदर रखे जाएंगे 4, -1 और 6। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, हमसे कॉलम में रखा हुआ, ठीक है? अच्छा ऑर्डर बताओ, 1 रो 2 रो 3 रो, तो ऑर्डर है 3/1। तो इसकी खासियत क्या है, इसका हमेशा n1 होगा, इसमें क्या बताया, इसका हमेशा m1 होगा, ठीक है? और वैसे मैंने बताया रो में रखेंगे सभी को तो रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर, और अगर कॉलम में रखेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। अब बच्चों स्पेशल टाइप देखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में आपने देखा, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ कभी बराबर होती है क्या? नहीं होती ना। तो इसी प्रकार से जिस मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं दिखते, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उसी को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर m और n आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब जितने रो है उतने कॉलम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ देखो बच्चों, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि रो और कॉलम आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? एग्जांपल दिया है देखो यहाँ पे 2, 5, 6 है ना, और 3, -1, 2, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि आपके रो और कॉलम अगर बराबर हो जाए, अगर किसी मैट्रिक्स में जितने रो है उतने ही कॉलम हो जाए तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये देखो ये बराबर है, जितने रो उतने कॉलम है, इसीलिए इसको क्या बोला है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही अगर हम चले बच्चों, 3 प्रकार के मैट्रिक्स आपके आते हैं। 3 के वैसे तो एक आता है मेन डायगोनल, और डायगोनल के अंदर आते हैं 2 आपके, है ना? तो पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो हम बताते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें हम ये देखेंगे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी कि जो डायगोनल में नहीं है, ये देखो डायगोनल है पूरा, ये डायगोनल है, तो ये नॉन डायगोनल है, जो ये देख रहे हैं ये नॉन डायगोनल है। तो जो भी आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये सब 0 होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट क्या नहीं होंगे बच्चों, 0 नहीं होंगे, ध्यान देना, ठीक है? तो यहाँ पर ये बता सकते हैं, एक तरीका ये है कि जो यानी कि जिसमें i और j इक्वल नहीं होते, जैसा आपको पता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने का प्रयास करूं तो आपको पता है इस पोजीशन का बताओ a11, इस पोजीशन का 22, इस पोजीशन का 33, और ये वाला 12 होगा, ये 13 है, ये वाला 21 है,
ये वाला 2 3 है, ऐसे 3 1 3 2 3। अब यहाँ देखो इस वाले में देखना कि जो आपका i और j बराबर नहीं है, 1 3 में i और j बराबर नहीं है, 2 1 में बराबर नहीं है, तो जिसमें i और j आपस में इक्वल नहीं होते वहां पर 0 रखा जाता है। और इनमें देखो i और j बराबर है 2 2, i और j बराबर है, तो इनमें हमारा 0 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, तो इसीलिए इसको डायगोनल कहते हैं। यहाँ बता रखा है कि जो i और j अगर नॉट इक्वल हुआ तो इसमें क्या होता है, हमारा एलिमेंट 0 आ जाता है। ये देखो ऐसे ये है, और जो i इक्वल 0 होगा तो कुछ ना कुछ आएगा। तो यानी कि जो एलिमेंट, यानी कि जिस मैट्रिक्स के में नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट में कोई ना कोई नंबर होगा, 0 नहीं होंगे, तो इसी को हम बोलते हैं आपका डायगोनल मैट्रिक्स। शॉर्ट में इसको ऐसे दिखाते हैं DIAG, और ये 5 3 2 कहीं दे रखा तो याद रखना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछे तो कैसे बताओ, जैसे में 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गिन रहे हम काउंट करके, लेकिन विदाउट काउंट के पूछे और एक मैट्रिक्स ऑर्डर दिए तो क्या करना, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, n इंटू में n-1। क्या अप्लाई करना है, n इंटू में n-1, n ऑर्डर होगा, जैसे ऑर्डर कितना है 3 है, तो 3 3 -1 तो आएगा 3 3 -1 2 3 2 कितना होता है 6, तो गिनिए तो कितने थे, 3 ऊपर से 3 नीचे थे। तो ये भी हम पता कर सकते हैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और डायगोनल क्या था, जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट 0 नहीं होते, कुछ भी होगा पर 0 नहीं होगा। इसी का एक पार्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, स्केलर। तो हम ये कहते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है, स्केलर मैट्रिक्स है ना। कौन सा, स्केलर, और एक और होता भी हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम स्केलर की चर्चा करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सब बराबर एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है अगर i नॉट इक्वल j, ये तो है ही कि 0 तो रखेंगे अगर i और j, लेकिन जो i और j वाले कौन थे, डायगोनल वाले सब बराबर थे ना ये, तो इनमें अब एक जैसा, अगर 5 रखा है तो सब में 5 5 5 आएगा, 3 रखा 3 3 3, 2 रखा 2 2 2, सब में सेम आएगा, यानी कि तो यहाँ लिखा देखो 5 5 5 5, ये सब सेम होते हैं। तो वो डायगोनल मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स या वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट रखे जाते हैं, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चों आपका आता है नेक्स्ट वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे काफी यूज वाला है, ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। तो हम ये बताते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। अब इसमें खासियत क्या, हमेशा 1 रहेंगे। और जो पीछे वाला मैंने पढ़ाया उसमें क्या बताया था, जो इससे पीछे वाला पढ़ाया इससे मैंने बताया था एलिमेंट कैसे होंगे, मैंने बताया एलिमेंट बच्चों सेम होंगे। सेम कैसे, जैसे ये है, मैंने बताया कि अगर आपने यहाँ रखा 3 3 और 3, ये सेम सेम होंगे, 0 0, ये सब अपने 0 0, ठीक है बेटा, ये ऐसे ऐसे रखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये सेम सेम रहते हैं, पर अगर इनकी जगह 1 1 आ गया तो यही मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यानी कि स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है अगर उसके सभी डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। तो 2/2 में तो बच्चों ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 3/3 का है। तो कहीं कहीं पे 2/2 को I2 लिखा जाता है और 3/3 को ये, तो ये नीचे ऑर्डर है, ठीक है। तो क्या आपको करना है, सिंपल सी बात है कि अगर 2/2 का बोले तो आपने यहाँ पे से 2/2 का बनाया ऐसे, तो बता 2/2 में डायगोनल वाले 1 1 होते हैं, बकाया क्या होंगे 0। इसी प्रकार 3/3 में डायगोनल वाले क्या होते हैं, 1 1 1 1, है ना ऐसा, और बकाया क्या हो जाएंगे बच्चों 0, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे हम दिखा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स सिंगल टोन मैट्रिक्स है जिसके पास केवल एक एलिमेंट आता है। जैसे यहाँ एलिमेंट देखो ये है, एक एलिमेंट होगा तो इसका m भी 1 और ऑर्डर भी 1/1 ही होगा। अब जैसे एक एलिमेंट है 3, तो ऑर्डर बोलो बच्चों एक रो है और एक कॉलम है, तो जिसका m और n सेम हो जाए उसी को सिंगल टोन कहते हैं, फिर जिसमें एक एलिमेंट आता है उसको हम सिंगल टोन, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। जीरो मैट्रिक्स की बच्चों अगर हम बात करें, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो जीरो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट जो होता है बच्चों क्या होता है, जीरो हो जाता है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जीरो दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं आपका जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगला बच्चों टाइप आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अगर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अपर ट्राइंगुलर और एक लोअर ट्राइंगुलर। सिंपल तरीका क्या है,
अपर ट्रायंगल में नीचे के देखो रेक्टेंगल नहीं सॉरी ट्रायंगल बनेगा, ये 0 होते हैं, और लोअर ट्रायंगल में ऊपर यानी ट्रायंगल बनता है यहाँ पे देखो ये। तो तरीका क्या है, कैसे पता करोगे, तो हम याद रखना जिसमें डायगोनल के नीचे ये लिखा है ना यहाँ पे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0, जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जब 0 होते हैं तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और एक तरीका और भी है जिसमें i ग्रेटर देन j होता है, अगर i j से बड़ा है, i j से बड़ा है तो वहां पर 0 होते हैं। जैसे इसको देखो यार 2 1 होता है, इसका नाम बताओ, इसका नाम होता है बच्चों 2 1, यहाँ देख रहे हो ना i बड़ा है j छोटा, तो वहां 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी पता कर लेंगे। सिंपल तरीका क्या है कि जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे यानी मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं उसको अपर ट्रायंगल कहते हैं, और जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाले 0 होते हैं इसको हम बोलते हैं बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल तरीका है ये। क्या जो डायगोनल के नीचे वाला अगर 0 है तो अपर ट्रायंगल, और ऊपर वाला 0 है तो लोअर ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछे कि बताओ कि इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करते हैं, तो इसका तरीका क्या है, सेम जैसे पीछे के डायगोनल में हमने n इंटू n माइनस 1 किया था, बस यहाँ डिवाइड किसे करते हैं 2 से कर देते हैं, ठीक है। जैसे पता करना है इसमें कितने जीरोस है, तो ऑर्डर कितने बच्चों, इस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ऑर्डर बोलो 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना है बच्चों 3, ये पता कर लो 1 2 3 होता है, क्लियर है पूरा पूरा, ठीक है। अगला आपका आता है नेक्स्ट कि आपको दिया है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स को ट्रेस कैसे करते हैं। तो याद रखना ट्रेस करने का सिंपल तरीका है कि जब भी ये देखो डायगोनल के एलिमेंट इनको ऐड कर दो, ये सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी यहाँ ए मैट्रिक्स माना गया है इसे लिखा है, इसको डिनोट करते हैं टी आर और ब्रैकेट में ए है, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बताता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स को जो हम प्लस कर देते हैं इसी को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या हुआ 2 + 3 + 4 कितना होता है बच्चों 9 होता है, ठीक है, ये ध्यान देना 2 3 4 कितना होता है 9। उसके बाद आपका आता है इक्वल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे याद रखना दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहते हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल करने की पहली शर्त यह है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ में आया ना, ऑर्डर मतलब क्या हुआ, जितने रो इसके पास है उतने इसके पास भी होने चाहिए, जितने कॉलम इसके पास नहीं। अगर ये 3/2 है तो इसको भी 3/2 होना पड़ेगा, अगर ये 3/2 है ये 2/3 है तो इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल की शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का पहला काम तो यह है बच्चों, पहला तो क्या है, पहला यह है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये हुआ कि -1 इसके बराबर होना चाहिए, 2 इसके बराबर ये और ये सी के, ऐसे सबका होना चाहिए। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये हुआ कि a बराबर -1 होगा, b बराबर 2 होगा, c = 4 होगा, d = 3 होगा, e = 0 होगा, f = 5 होगा। तो ये सब जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है तभी यहाँ पर देखो। और ऑर्डर देखो बेटा इसका, यहाँ पर 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 2/3 और इसका भी ऑर्डर निकालेंगे तो 2/3। तो ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे, पोजीशन की सेम होंगे। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स का नाम देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू बताओ, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसी कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है, कोई भी सवाल हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो हम क्या करते हैं, तो आप तरीका देखिए। तो पहले आपको पता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है ना, पोजीशन देखो, तो हम बोलेंगे x + 3 = -x - 1। इस -x को यहाँ लेके आओ 2x, ये 3 उधर जाएगा तो क्या आएगा -1 - 3, तो 2x = कितना आएगा -4। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -2, ठीक है। इसी प्रकार से इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है देखो, तो z - 1 = 3, तो z की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3 + 1, तो 3 लिख दे 4, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे चले, अब अगर देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो 4w - 8 = 2w है, तो ये इधर आके आ गया 2w, ये इधर आके 8 हो गया है ना, ये इधर आके माइनस हुआ तो 4 में से 2 लेस हुआ तो 2w, और यहां से इसको कैंसिल किया तो w कितना है बच्चों 4 आ गया। और इसी प्रकार से हम y निकाल सकते हो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो यहाँ देखिए 2y + x = है 0,
2y प्लस x की वैल्यू क्या है बच्चों -2। तो ये -2 है, इसको सीधे ये लेके जाते हैं, प्लस का 2 कर देते हैं, इससे कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। तो आपके पास वैल्यू किसकी निकालनी है, मॉड x बोलो -2 प्लस 1 प्लस मॉड z बोलो 4 प्लस आपका कितना 4 प्लस 4। तो यहाँ क्या -2 प्लस 1 -1 मॉड प्लस कर देगा 8, 8 और प्लस 1 कितना होता 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 9। आया समझ में? ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं, आप इजीली तरीके से कर सकते हो। एनसीईआरटी में इससे भी इजी क्वेश्चन है। तो ये तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, ये मैं आपको सब में एक डेमो दिखा रहा हूँ कि हाँ ये चीजें होती है। ठीक है, और आप इजीली तरीके से समझते हुए चलिए। ठीक, अगला आता है कि हम जब बात करते हैं बच्चों ऑपरेशन, मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होते हैं। तो सबसे पहले हमने जब मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, तो हम यहाँ बताते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को आपस में प्लस करते हैं तो क्या देखते हैं। देखिए बच्चों, दो मैट्रिक्स है जो कि दिखा रखा है, ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, जिनका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, सेम होगा, सेम ऑर्डर, तब जाके उनका सम ये है। तो इसका मतलब यहां भी शर्त है कि दो मैट्रिक्स को ऐड तब करते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए है, यहाँ बी है, अब इनको ऐड करना, ऐड कैसे करते हैं, वही तरीका, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है 2 प्लस 1 करेंगे, -5 प्लस -5, 3 प्लस 13, 1 प्लस 1, 3 प्लस -2, 5 प्लस 5। तो यहाँ कर रखा है देखो 2 प्लस 1, ये सब कर रखे हैं। 2 प्लस 1 कितना होता है 3, माइनस माइनस -10, 3 और 13 16, 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 2 1, 5 प्लस 5 कितना बच्चों 10। ठीक है, ये आपको मैंने बताया एडिशन कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको पता है क्वेश्चन क्या हमारे पास हमें दिया है, पहले ए बी जो है वो इसके रूट्स है, BC जो है बच्चों वो इसके रूट्स है, इस वाले इक्वेशन के, और जो CA है बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स है। अगर ऐसा है तो आप बताइए इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो हम पहले इनके रूट्स निकाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके अगर रूट्स निकालेंगे बच्चों तो वही तरीका मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। तो आपको पता है इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1x, एक में करके दिखाऊंगा फिर मैं शॉर्ट में लिखूंगा सारे। तो यहाँ कॉमन लिया तो क्या आएगा, x माइनस 3 और x माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका आया 3,1। ठीक है, एक आ गया। इसके फैक्टर निकाले, इसके दूसरे वाले के एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है 8x प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो इसके अगर फैक्टर निकालेंगे तो बच्चों क्या आएंगे 3 और 5, 5 3 या 15 और ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो इसके आएंगे 3 और 5 आएगा। उसके बाद अगर हमें अगले के बोले, इस वाले के बोलो कितने होंगे, तो आपको पता है इसके होंगे 2 और 3। 2 और 3 कितने होते हैं, 2 और 3 अगर हम लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा हमारे, कितना चाहिए ऐड करने, सॉरी 2 और 3 नहीं होंगे, सॉरी, क्योंकि हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 5 चाहिए, प्लस करने पर 6 चाहिए। तो इसका होगा x माइनस 1 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी 5 और एक क्या होगा 1। तो आप यहाँ देखिए ये आपका a है, ये आपका b है ना, ए और बी। अगर देखो ए और बी मैंने बताया तो यहाँ देखो सेम सेम होना चाहिए। अब इधर देखो इस वाले में देखिए तो ये हमारे पास वैल्यू देखो जो सेम सेम बोलेंगे, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये बी है, सॉरी क्योंकि ये बी है, बी कॉमन है ना। और ये आपका क्या होगा, पहला ये वाला ए हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा। इधर देखो सी और ए, तो इसका मतलब क्या क्या है बताओ। तो आप बोलोगे ए मेरा है 1, बी मेरा है कितना 3 और सी मेरा कितना बच्चों 5। क्लियर है ना का, यहाँ पे क्या कहा मैंने, जो सेम सेम है, देखो बी बी सेम है, सी सी सेम है, तो उससे जो सेम सेम आ रहा है वो बी होगा। जो यहाँ देखो सेम क्या है 5 5, तो ये 5 5 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है सी होगा ये, तो ए बी सी निकल आया। अब यहाँ देखो इस वाले को समझना, जो मैं करना मैट्रिक्स बनानी है, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना बेटा। और ये नीचे वाला क्या आएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा ए माइनस सी का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ए प्लस सी, 1 प्लस 5 6, 6 की स्क्वायर कितना होता है बेटा 36। अच्छा उसके बाद बोलो ए माइनस बी यानी 1 माइनस 3 माइनस टू की स्क्वायर 4, बी माइनस सी 3 माइनस 5 फिर वही माइनस टू की स्क्वायर 4, ए माइनस सी 1 माइनस 4 1 माइनस 5 सॉरी ए माइनस सी 1 माइनस 5 और 1 माइनस 4 1 माइनस 5 होता है माइनस 4 और उसकी स्क्वायर कितना है हमारा 16। तो हमने इसकी वैल्यू कम्यूट यानी कि कंप्यूट कर ली और इसकी वैल्यू को फाइंड किया। तरीका पूरा क्लियर समझ में आया, ठीक है। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट अगला आता है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है एडिशन की। एडिशन करते समय क्या क्या ध्यान देना है, आपको पता है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव आप पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास से आप पढ़ रहे हो, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपका एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है, एडिशन। इसी प्रकार से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ए को अगर आप किसी जीरो मतलब है आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, या फिर किसी जीरो मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड करो तो क्या आता है, ए आता है, मतलब वही आता है। और एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है, या फिर ये थोड़ी यहाँ पे सॉरी हो गया, इधर याद देना, अगर ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या बच्चों जीरो है और इक्वल्स टू कितने हैं, जीरो प्लस ए के है। एडिटिव इनवर्स में मतलब ये होता है, अगर हम सिंपल भाषा में पढ़े, अगर ए है बच्चों तो दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा आपका, माइनस का ए होगा, और इसका सम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। एडिटिव इनवर्स में मैंने क्या बताया कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स होगा माइनस ए, तो दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो इसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यानी कि हम ये कहे कि जो माइनस ए है वो एडिटिव इनवर्स है किसका बच्चों, ए का, ठीक है, ये ध्यान देना, ये हटा दो, ठीक है भैया। तो ये अगर ध्यान दे, अगला वाला आता है कैंसिलेशन लॉ की बात करते हैं। कैंसिलेशन लॉ में मतलब क्या, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है तो आप यहाँ देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल, और दोनों कहाँ है, लेफ्ट साइड है ना, ऐसे इधर देखो लेफ्ट साइड है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर देखो b प्लस ए सी प्लस ए देखो राइट साइड है, तो यहाँ क्या आएगा, b इक्वल्स टू सी आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं काम आती है, तो आपको इसलिए याद रखना है, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। क्या बताया, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ए को नल के साथ करो तो भी आएगा, या फिर नल को उसके साथ। एडिटिव इनवर्स में क्या है, अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, और दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। कैंसिलेशन लेफ्ट साइड या लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। अगला बच्चों क्या आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और एक के ए कोई एक नंबर है जिसको आपने स्केलर बोल रखा है, 2 है 3 है 4 है 5 है कुछ भी है, मतलब ये एक नंबर है, इसको आपने स्केलर क्या रखा है, तो आप के को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसको ऐसे लिखा जाता है के आई से। और इसकी प्रॉपर्टी भी है, ए प्लस बी को के साथ करो, या ए को के साथ और बी को के साथ अगर मल्टीप्लाई करो दोनों को अलग अलग, तब भी सेम आता है ना। और इसको अंदर के प्लस आई आपके पास है, तो अब इसको के आई या आई ए ये लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ये आपको दे रखा है यहाँ पे सारा। तो हम यूज कैसे करते हैं, यूज की बात बताते हैं। मान लो बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आपको बोला के बराबर इतना है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आपको ध्यान देना, ये स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है, तो के को ए से करना है, तो ए अपने पास है, तो के और ए अपने पास है, के आई के ए क्या है बेटा, 0 है 2 है 3 है माइनस का 4 है, और इक्वल्स टू यहाँ क्या है, 0 है 3a है 2b है और 24 है, ऐसा है। तो k से मल्टीप्लाई किया इसको तो क्या आया, बोलो 0 2k 3k माइनस का 4k, और इक्वल में क्या होगा, 0 3a 2b 24। तो दोनों इक्वल है, देखो इक्वेट करके पहले के निकालते हैं, तो हमने के निकाला तो -4k इक्वल्स टू 24 हुआ, तो के की वैल्यू आ गई -6, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो हमने क्या किया, अब इसको हम अगर इक्वेट करें इसके साथ, तो 2k 2 इंटू 6 यानी 2k क्या आएगा, 2 इंटू 6 -12, 2k इक्वल में 3a। तो हम इसको कैंसिल करें, a की वैल्यू -4 आएगा,
इसी प्रकार से हम थोड़ा और चले, इस वाले को इक्वेट करते हैं 3k इक्वल्स टू -2b। 3k की वैल्यू कितनी है 6, 3 6 जा कितना होगा 18, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और यहाँ आएगा माइनस का 2b, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल किया किस पे है बच्चों 9 पे, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। तो k -6, a -4 और b आपका 9 हो गया। तो हमें वैल्यू चाहिए इसकी, b की वैल्यू 9 माइनस a, तो ये आएगा प्लस का 4 और माइनस का k प्लस का 6, 9 4 13, 13 और 6 कितना होता है 19, ये हमारा आंसर आएगा। आया समझ में? तो क्या किया, फर्स्ट हमने k को a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ a से मल्टीप्लाई किया, दोनों को इक्वेट करके k निकाला और फिर उसके बाद इक्वेट करके a और b निकाला और हमने वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? तो आगे चलते बच्चों, अगला आता है सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट वही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी कि इसको इससे हम माइनस करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। वही है जैसे एडिशन किया था वैसी सेम सब्ट्रैक्शन आपका आया, 2 - 1 है ना, 5 - 5 हमने किया तो कितना 2 - 1 1 होता है, -5 माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, 5 से कटा 0 आ गया। इसी प्रकार से आपका माइनस का 10, ये आपका 0, ये सेम वही है जैसा आप एडिशन करते हैं वैसे आपका सब्ट्रैक्शन है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एक क्वेश्चन दिया है, ये एनसीईआरटी के जैसा है, एनसीईआरटी वाला ये साइड। तो यहाँ पर दिया है 2x - y इक्वल्स टू ये है और आपको 2y + x बराबर ये दे रखा है और आपको फाइंड करना है x और y। तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही कर दो। तो पहले हम इन दोनों को आप देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ आपका 2y है, ये आपको देखो यहाँ पे x 2 है, यहाँ x 1 है, यहाँ y 2 है, यहाँ y 1 है। पहले दोनों को सेम करते हैं, तो इस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई में देखो स्केलर भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगा, सब साथ में चलेगा, ध्यान दे। तो हमने क्या किया, पहली चीज यहाँ पर लिखी 2x - y इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है 3 -3 0 3 3 और 2, ये दे रखा है। इसी प्रकार दूसरा क्या बच्चों, 2y + का x इक्वल्स टू आपका है कितना 4 1 5 -1 4 -4, ये आपको दिया है। इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको हम सेकंड लेट कर लेते हैं, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो मैंने बताया कि क्या यहाँ पे x2 है, यहाँ x1 है, y -1 है, यहाँ आपका y2 है। तो पहले हम दोनों को सेम बनाएंगे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम यहाँ लिखते हैं टॉप में, क्या लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके हम प्लस कर देते हैं सेकंड वाले के साथ। तो फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाला ये था, तो 2 2 जा 4 और ये कितना आएगा आपका माइनस का 2y, तो यहाँ आपको मिला 4x माइनस का 2y। और इस मैट्रिक्स जो ऊपर दे रखी है इनको भी सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना आएगा 2 3 जा 6, यहाँ भी 6, यहाँ 0, 6 6 4, तो क्या है बच्चों, यहाँ 6 आया, -6 आया, 0 आया, 6 6 4 आया। और उसके बाद मैंने कहा सेकंड वाले को प्लस कर देते हैं। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाले की हम बात करें, सेकंड वाला ये है 2y + का x, यहाँ लिख देते हैं 2y + x इक्वल्स टू, आपको दिया है, गिवन है, क्या है, तो गिवन क्या आएगा बच्चों, गिवन आपको दिया 415 और नीचे वाला क्या है इसके बाद -1 4 -4 -1 4 -4 ऐड कर देंगे। ऐड करने पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो कितने आएंगे 5x इक्वल्स टू, यहाँ ऐड करो 6 और 4 10, -6 और 1 -5, 0 और 5 5 6 और ये कितना होगा 5, 6 और 4 10, 4 और 4 कितना 0, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब इस x को नीचे डिवाइड में आएगा, जब ये डिवाइड में आ गया तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये 2, ये भी डिवाइड, -1 5 से कर रहा है सबको, ये 1
ये आपका कितना 1, ये आपका 2, ये आपका 0। अब इस x की वैल्यू को उठाकर हम कहाँ डाल देते हैं, सेकंड में पुट करो, या फिर फर्स्ट कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे पुट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लिया। तो सेकंड में क्या है, 2y प्लस एक्स, एक्स क्या है बच्चों, 2 माइनस 1 1 1 2 0, और इक्वल में क्या है, इसके इक्वल में है 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4, है ना ऐसा। तो अब इसमें ऐड करके देखते हैं। जो ऐड यहाँ पर देखो 2y है, ये प्लस में इधर आके माइनस का, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, बोलो। दोनों को माइनस, ये प्लस में है ना, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 1, इधर आके जब माइनस का होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये कितना होगा 2। यहाँ बताइए, इधर आके माइनस, तो 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4, इधर आके माइनस, तो ये आएगा माइनस का 2, ये इधर आके 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। और y अगर निकालना, 2 से डिवाइड मारो, 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2, तो x की वैल्यू बच्चों ये आई और y की वैल्यू बच्चों ये आई। और तरीका जो मैंने सिखाया वो बिल्कुल याद रखना, हर बार ऐसे ही फॉलो करना है, तो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों हम कुछ और के बारे में। अगला पॉइंट आता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी तो हमने क्या सीखा, मैट्रिसेस क्या है वो सिखाई, उसके बाद मैंने बताया कि ऑर्डर बताया, पोजीशन बताई, फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक्स के टाइप आपको बता दिए कितने टाइप के होते हैं। फिर बच्चों पहला ऑपरेशन लगाया एडिशन का, उसकी प्रॉपर्टी बताई, सब्ट्रैक्शन बताया, उस पर क्वेश्चन भी करवाए। उसके बाद अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्केलर भी पढ़ाया था, स्केलर पे मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी बताई। अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो पहली तो कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन, ये ध्यान देना। कंडीशन बच्चों ये है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उनका जो नंबर ऑफ कॉलम, ए के पास जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही रो बी के पास होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ये मैट्रिक्स 2/3 है, यानी कि इसके पास कॉलम कितने, 3 है, तो इसके पास रो तो 3 होने से कॉलम का नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। पर ये याद रखना है कि कॉलम फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यही दिखा रखा है, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान देना। और रिजल्टेंट को जो बता रखा है वो सी दिखा रहा है, अभी दिखाता हूं मैं। और साथ में बच्चों ये भी याद रखना, जो ए क्रॉस बी का जो नया ऑर्डर आएगा, जैसे ए का ऑर्डर m/n है, बी का ऑर्डर n/p है, तो नया जो मैट्रिक्स निकल के आया सी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आया उसका कैसे निकालोगे, पहले का m पकड़ना है, दूसरे का n पकड़ना है, m/p, यानी ये नया ऑर्डर आएगा m/p। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। अब यहाँ अगर हम इस चीज को समझने का प्रयास करें बच्चों, इसके पास देखो 3 रो है और कॉलम कितने बच्चों, 3, तो इसका ऑर्डर मैं आपको बताऊं 3/3 है। तो और इसका बताया तो रो कितने बेटा, 3 रो है और कॉलम कितने, 2 है। रूल क्या बताया था, पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं उतने ही जो है क्या होने चाहिए, सेकंड वाले में उतने ही रो होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब सवाल दूसरा आता है कि मल्टीप्लाई करते कैसे है, इसको समझना बहुत ध्यान से। मान लो बच्चों आपको ए बी निकालना है, सवाल में पूछा ना कि ऑब्टेन द प्रोडक्ट ए बी एंड एक्सप्लेन व्हाई बी इज नॉट डिफाइंड। तो आपको बताना ए बी बताना और बताना बी क्यों डिफाइंड। तो पहले ए बी का सुनो, ए बी का बच्चों क्या है, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, ये ध्यान देना, बिल्कुल एकदम समझते हुए चलना। ये बच्चों पहले आप नाम दो इनके रो को, ये R1 है और ये बच्चों R3 है, 3 ना, R1 R2 R3, और कॉलम को नाम देंगे C1 और इसको नाम देते हैं C2, यानी कि रो है 3 और कॉलम ये है। अब रूल समझना कि आपका मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करने का रूल सुनो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R1 को C1 के, यानी R1 से मतलब 0 को 1 से करेंगे, फिर +1 को -1 से करेंगे, फिर 2 को 2 से करेंगे, सबको ऐसे। जैसे मैंने क्या किया, 0 को पहले 1 से किया, यहां दिखा रहा हूं मैं, ध्यान समझना, 0 × 1, पहले 0 को 1 से किया, फिर प्लस
1 को फिर करेंगे किससे बच्चों, -1 से, 1 इंटू -1, अभी बिल्कुल सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, प्लस फिर 2 को करेंगे किससे, 2 से, 2 इंटू 2। ओके, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो करेंगे सेकंड कॉलम के साथ ऐसे ही, ठीक है। तो पहले 0 को -2 से करेंगे, तो 0 इंटू -2 प्लस फिर 1 को 0 से करेंगे, 1 इंटू 0 प्लस फिर 2 को करेंगे इससे -1 से, हर एक एलिमेंट से करना है, 2 इंटू -1, ठीक है। आ रहा समझ में? तो क्या चल रहा है, तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब ऐसे क्या होगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को करेंगे 1 से, 1 इंटू 1 प्लस फिर क्या होगा कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इससे हो गया। अब 2 से करेंगे -1 को, 2 इंटू -1 प्लस फिर 3 को करेंगे बच्चों 2 से, 3 इंटू 2। इसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को करेंगे किससे, -2 से, प्लस 3 को करेंगे 0 से, 3 इंटू 0 प्लस उसके बाद क्या होगा बच्चों, हम 4 करेंगे किससे, सॉरी मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कर दिया, ये रहा। तो मैंने पहले किया 1 को 1 से किया, 2 को -2 से किया, 3 को 2 से किया, ठीक है। अब आपका आया सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को -2 से किया, ठीक है। फिर 2 को 0 से करेंगे, सॉरी यहाँ 2 आएगा, और फिर 3 को किससे करेंगे बच्चों, -1 से, मतलब हर एक एलिमेंट से करना है। अच्छा, अब क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 1 से किया, 2 इंटू 1 प्लस फिर क्या, थर्ड 3 को 0 से करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस फिर 4 को किससे करेंगे, -1 से, बहुत बढ़िया। फिर आपका क्या आएगा, से थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -2 प्लस फिर 3 इंटू 0 फिर 4 इंटू -1। आया समझ में? हर मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को भी सेकंड से, मतलब हर रो को हर कॉलम से करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसे तीसरा भी कॉलम होता है उससे भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है आंसर बोलो, 0 इंटू 1 किया तो 0 आ गया, -1 प्लस 4, यहाँ 0 प्लस 0 -2, यहाँ 1 -2 प्लस 6, यहाँ -2 0 -3, नीचे 2 0 -4, यहाँ -4 0 -4। तो हम अगर देखें तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ देखो 3 -2, ये लेस करो, 6 में से 2 गया 4, 4 और 1 कितना होता है 5। अगला -5 -2 और ये आपका गया -1। तो हमारा ए बी जो है वो ये आया बच्चों, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब मतलब मेन चीज ये सिखा रहा है कि मल्टीप्लाई करते कैसे है। अब दूसरा सवाल पूछा कि बी ए नॉट डिफाइंड क्यों है, तो बच्चों बी ए जो हम करेंगे, बी और ए को समझना। बी का अगर हम ऑर्डर देखें, बी का ऑर्डर देखें, तो बी का ऑर्डर अपने पास कितना है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। और ए का ऑर्डर अगर ऑर्डर देखें, तो ए का ऑर्डर बताओ, ए का क्या है, ए का ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम। रूल क्या बताया था कि जो पहले वाले का कॉलम होगा वो दूसरे वाले की रो के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो 2 नॉट इक्वल्स टू 3, इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता। जबकि इस वाले में क्या था, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले में रो कैसे थे, सेम थे, तो ये पॉसिबल है। तो जिसमें ऐसा है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है, रो नंबर ऑफ रो कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं, वही हमारे पास मल्टीप्लीकेशन उसमें किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका तो मैंने ऑर्डर निकाल दिया। अगर आपको बोलता है डायरेक्ट ए बी का ऑर्डर बताओ, ए का ऑर्डर पता है 3/3 था, बी का ऑर्डर 3/2 था। अगर ए बी का पूछता डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले का m पकड़ते हैं, पहले का m और दूसरे का n पकड़ते हैं। तो पहले का m और ये ऑर्डर निकालने बता रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई की शर्त तो ये है कि पहले वाले में जितने कॉलम है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए। पर मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा उसका पता कैसे करोगे, पहले का m
पकड़ोगे और दूसरे का n पकड़ोगे तो m/n होता है 3/2 यानी कि। तो यहाँ भी देखो 3 रो है और 2 बच्चों क्या है कॉलम है। तो ये हमने बताया कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई में ऑर्डर कैसे निकालते हैं और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं और क्या शर्त है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। एक सवाल और है बच्चों यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा ध्यान देना इस पे। आपको बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी कितनी मैट्रिसेस ऐसी पॉसिबल है आप बना सकते हो 3/3 में, अगर आपको 2 और 0 की एंट्री करनी है। तो इसका एक आसान तरीका भी, मैं देखते हैं इसका आंसर आ जाए, पर आपको पहले मैं समझाता हूँ। आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बच्चों आपको पता है कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, 3/3 है। तो यहाँ पर एंट्री देखो आपको 2 और 0 की करनी है ना, जो डिजिट आपके 2 और 0 है। यहाँ में चाहो तो 2 भी रख सकता हूँ 0 भी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ भी मैं चाहो 0 2 कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी 2 ऑप्शन है। ऐसे ही करते करते मेरे पास पूरी 9 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ना पूरे पूरे कितने 9 एलिमेंट यहाँ रख सकता हूँ मैं, 9 जगह है और सब पे 2 तरीके हैं रखने के, 0 भी रख सकता हूँ ये भी। तो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ वेज बताऊं, यानी कि यहाँ क्या है ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हो, तो आप पता है कि क्या होगा कि इस 2 को अगर मैं करूँ तो ये 9 टाइम्स होगा। अगर हम करें तो 9 टाइम्स होगा ना, 2 पूरा यानी 9 टाइम्स होगा। तो कैसे लिखेंगे 9 टाइम्स को, 2 की पावर 9 लिखा जाएगा ऐसा, और 2 की पावर 9 अगर हम रखेंगे तो कितना होगा 512 होगा। अरे है ना, जो हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो तरीका मैं समझा रहा हूँ, कौन सा समझ में आ रहा है कि एंट्री, अगर मान लो इसकी जगह पर एक और डिजिट होता 1, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होते फिर तो। अरे हाँ है ना, तो 3 ऑप्शन मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, 0 भी 1 भी, कोई भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन पूरे तरीके कितने रखने के, 3 तरीके हैं ना। आपने पीछे पढ़ा भी होगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जो पीएनसी हमने पीछे पढ़ा था है ना 11th क्लास का। तो ये चीज यहाँ पर नंबर ऑफ वे जो है, अगर जैसे आप पे 2 0 और 1 और एक और होता 3 होता, तो फिर कितने ऑप्शन होते, 4 ऑप्शन होते रखने के। तो यहाँ पे अगर आपके पास देखो, ये तो हम रख रहे हैं कि क्या नंबर ऑफ वे, यानी रखने के जो तरीके हमारे पास वो यहाँ रख रहे हैं। और ऑर्डर में कितने, यानी ऑर्डर मतलब क्या, कितने यहाँ पे स्पेस आपके पास है जिस पे आप ये चीज कर सकते हो। तो यहाँ 3/3 है, यानी कि पूरी 9 जगह है और 9 जगह में लगातार ऐसे कर सकता हूँ। अरे हाँ है ना, ऐसा तो लिखा नहीं ना उसने कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब यहाँ तो क्या है कि 2 और 0 की एंट्री करनी, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 3 होते, 2 0 1 होते, तो हर जगह पर 3 की पावर 9 आ जाता, और 4 अगर होते 2 0 1 और 3, तो यहाँ 4 की पावर 9 आता। तो इसका एक आसान तरीका क्या है, नीचे तो रखनी है डिजिट, नीचे रखनी है डिजिट ऐसे, और पावर में करना m/n। तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। देखो जैसे डिजिट कितनी है बच्चों, 2 है और ऑर्डर है 3/3, तो कितना है 9, तो 2 की पावर 9 कितना है 512। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, आए समझ में। तो ये ध्यान में रखना कि जो मैंने आपको तरीका बताया, तो इसमें आप किसी भी प्रकार के सवाल को, ऐसे सवाल को इजीली तरीके से कर सकते हो इससे। अगला आता बच्चों कि अगर आपके पास ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है, तो आपको बोला कि यहाँ m बराबर n है, यानी कि आपस में बराबर है। तो बताओ ऑर्डर बताओ 5a माइनस 2b का। तो सिंपल सी बात है, तो ये क्या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर हमेशा सेम होता है। तो अगर a का ऑर्डर 3/m है, तो b का भी तो m 3/m हो सकता है, हाँ ना। तो पहले हम ढूंढते 3/m है क्या, नहीं है। और आपको पता है m बराबर n है, तो n m की जगह पर हम n रख सकते हैं, तो इसका 3/n हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 3/n। समझ में आया नहीं आया क्या कहा मैंने कि ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर हो सकता है कि दोनों ऑर्डर सेम है, तो ऑप्शन देख के लगा सकते हो। अगर यहाँ 3/m होता तो मेरा ऑप्शन वो भी होता, पर यहाँ पर 3/n दिया है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी यानी करेक्ट है। अरे हाँ है ना, ठीक है, आ रहा समझ में। अगर इसी में अगर मल्टीप्लाई में होता कि अगर बोलते कि ए बी जो है वो मल्टीप्लाई में है, फिर बताओ ऑर्डर क्या होता। तो पहले वाले का m पकड़ते और दूसरे वाले का n पकड़ते, तब भी ऑर्डर आता 3/n आता, तब भी ऑर्डर क्या आता 3/n, है ना। और हो सकता है ऐसा हो कि अगर मान लो इसका ऑर्डर बोल देता कि जो a का ऑर्डर है वो बच्चों मान लो p/3 है, और b का जो ऑर्डर है वो मान लो आपके पास क्या है यहाँ पे आपका मान लो n/2 है, ऐसा होता। और फिर आपसे पूछता ए बी का बताओ, बोलो। तो पहले वाले का m और दूसरे वाले का n, तो p/2 हमारा नया ऑर्डर आ जाता। आ रहा समझ में, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अगला आता बच्चों मल्टीप्लाई, तो हमने सीखा कैसे करते हैं। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी प्रॉपर्टी की भी हम चर्चा कर लेते हैं।
तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट कम्युनिटी या इज नॉट कम्युनिटी। तो कम्युनिटी नहीं होता तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हमारे पास होता है, परंतु इसमें कुछ बातें ध्यान देनी है। अगर कहीं पर ए बी बराबर माइनस का बी ए निकल जाए तो याद रखना ए और बी को एंटी कम्यूटेटिव का नाम देते हैं। क्या देते हैं, ए और बी को एंटी कम्यूटेटिव का नाम देते हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। और अगर मान लो क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, ये बताया जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। अगर क्या होगा कि अगर आप देखोगे क्या कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और उनमें डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन से डायगोनल मैट्रिक्स है, तो फिर एक कम्युनिटी होते हैं। जैसे आपने ए बी निकाला और इसी प्रकार से बी ए निकाला, देखना बी ए निकालूंगा, बी क्या है 1 0 0 2 और ए क्या है बच्चों आपका 3 0 0 1। तो मल्टीप्लाई का रूल पता है ना, तो क्या फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो कितना है 3 और फिर 0 किया इसके साथ तो क्या है 0, तो 3 + 0 0। फिर इसको फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम, 3 1 को क्या 0 के साथ 0 और 0 को इसके साथ क्या तो 0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 3 के साथ क्या 0, 2 को 0 के साथ क्या 0 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 और प्लस का 2, तो देखो क्या आया 3 0 0 2 3 0 0 2। तो ए भी बराबर क्या है बी है। तो ये बात याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, कम्युटेटिव लॉ फॉलो होता है, बकाया में नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ए सी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाय n है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए को चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करो या फिर आई को ए से करो तो क्या आता है, ए आता है। तो आई इसीलिए कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स का काम करता है। ऐसा करता है यूनिट मैट्रिक्स, मतलब 1 का काम करेगा। तो a इंटू 1 चाहे 1 इंटू ए, तो कितना आता है बच्चों, a आता है। उसी प्रकार से इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज 0, ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देना। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, ये जरूरी नहीं है कि उसमें से एक मैट्रिक्स 0 होगा तभी 0 आएगा, ऐसा नहीं है। ये याद रखना, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपने कहा एक तो 0 है और एक भले कुछ भी हो जाए 3 4 हो जाए, तो आपको पता है नेट क्या आना है 0 0 ही। पर ये कह रहा है कि ये नेसेसरी नहीं है कि इसी में 0 आ जाए, ऐसी कंडीशन में 0 आ जाए, ऐसा पक्का नहीं है, और भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो दो चीजें हम यहाँ कर रहे हैं, अगर मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई करता, इस वाले में देखो 1 को -1 से किया तो -1 आया, फिर 1 को 1 से किया तो प्लस का 1 आया, फिर क्या किया 1 को 1 से किया तो 1 आया, 1 को -1 से किया तो ये आया देखो। फिर यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 -2 2 -2, क्या है बच्चों 0 0 0 0। तो ये देखो 0 0 0 0, और ऐसे आप इसमें भी करके देखो तो इसमें भी क्या आएगा, ये आएगा। तो याद रखना जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने पर एक मैट्रिक्स 0 है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, कोई मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है, इसको करने पर ही 0 नहीं आता, और भी कंडीशन है जैसे ये मैंने बताया, इन केस पर भी 0 आ सकता है, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल बच्चों ध्यान में रखो, जो मैंने आज आपको सिखाया ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में आपको ये बातें बहुत आसान आपके कॉन्सेप्ट को कर देगी, क्योंकि आपको मैट्रिक्स का पूरा बेस पता है। तो आप इसको पढ़िए, अच्छे समझिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।